नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। एक दिन लॉकडाउन पर संगठनों में असहमति, हर एक संगठन का घोषित है अपना अलग दिन। मंगलवार को बंद रहेगा रिटेल, रेडीमेड कपड़ा व्यापार, मोबाइल एवं सराफा व्यापारियों ने भी दी है सहमति। युवा व्यापारिक संगठन करेगा एक राय बनाने का प्रयास। 27 सितंबर की रात्रि में हुए हत्याकांड का हुआ खुलासा। कोतवाली पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही हत्या के मामले का किया पर्दाफाश। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते 3 युवाओं ने की थी हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी क्षेत्र का है मामला। मूल निवासी संघ ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन, जातिगत आधारित जनगणना कराने लगाई गुहार। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच अब बालाघाट जिला अब महानगरों एवं उन बड़े शहरों की बराबरी पर आ रहा है, या यूं कहा जाए तो संक्रमितों की संख्या को लेकर 1000 क्लब में शामिल होने जा रहा है। 995 केस आ चुके हैं और 1000 तक आंकड़ा पहुंचने ही वाला है। इसी बीच बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए व्यापारियों ने बाजार बंदी का मन बनाया है, लेकिन एक राय से निर्णय नहीं हो पा रहा है। सभी व्यापारिक संगठनों के बीच अपनी डफली और अपना राग कहावत चरितार्थ हो रही है। एक साथ एक दिन के लॉकडाउन पर कोई अब तक एक राय नहीं बन पाई है। इस बीच मंगलवार को रिटेल, रेडीमेड कपड़ा एवं हैंडलूम व्यापारियों का बंद है और युवा व्यापारिक संगठनों की बैठक सर्वसम्मति से एक राय बनाने को लेकर होनी है। लॉकडाउन पर निर्णय लेने को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन से आदेश जारी करने कहा था, लेकिन कलेक्टर दीपक आर्य ने साफ तौर पर कह दिया कि राज्य शासन के ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। इसी बीच सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे आया और सप्ताह में 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन व्यापारियों का समर्थन नहीं मिल पाने से यह मंशा फेल हो गई। इसके बाद व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उम्मीदें बंध ही कि वे अपने स्तर से लॉकडाउन की पहल करें, लेकिन चैम्बर ने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। नतीजतन विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं संगठनों ने अपने अपने स्तर से व्यापार बंदी कर दी, जिसमें सब्जी मंडी ने सोमवार को बंद रखना प्रारंभ कर दिया। सब्जी व्यापार में इस बंद का असर दिखाई पड़ा। वहीं अब देखा जा रहा है कि कभी सब्जी व्यापारियों के बंद में शामिल फल विक्रेताओं ने इससे किनारा कर दिया है और सोमवार को फल विक्रेताओं की दुकानें प्रतिदिन की तरह खुली रहीं। रविवार को ऑटो पार्ट्स दुकानदारों ने सफल बंद किया और सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। युवा व्यापारियों का दल लॉकडाउन को लेकर अपने विचार रख चुका है। उन्होंने शहर में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को रोकने एक मतें लॉकडाउन किए जाने की वकालत की, लेकिन शहर के व्यापारी अपने अपने निर्णय पर अडिग हैं और अपने स्तर से एक दिन का निर्धारण कर उसी दिन को बंद रखना चाहते हैं। किराना व्यापारी सुदामा आहूजा ने कहा कि रविवार को शासकीय छुट्टी होती है और इसी दिन बंद रखा जाएगा तो सफलता मिलेगी। जिस प्रकार कोरोना बढ़ रहा है उससे सभी व्यापारियों को एकजुट होकर निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें व्यापारिक संगठनों का योगदान भी जरूरी है, तभी हम शहर में एक व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे और आगामी समय में भी इसका प्रभाव बना रहेगा।
हमारा सहयोग पूरा है, पर हम लोगों का कहना यह है कि पूरा एक दिन लॉकडाउन रहना चाहिए पूरा, कि कोई सोमवार को कर रहा है, कोई मंगल को कर रहा है, कोई संडे को कर रहा है। इस तरीके के जो अलग अलग तरीके से मतलब हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक दिन कोई भी फिक्स कर दो, उसने संडे का दिन फिक्स हो जाना चाहिए, उसने बढ़िया, उसने सभी लोग उसने बिल्कुल पूर्ण सहमति में से मतलब बंद होना चाहिए। कल जो मंगलवार का आह्वान है उसको संडे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन क्या है, बैंक वगैरह पूरे बंद रहते हैं, पूरा कारोबार सब बंद रहता है उसने, तो व्यापारी के लिए भी अच्छा रहेगा उसने। नहीं तो फिर क्या रहेगा, जैसे मंगल को रहेगा, फिर संडे को जैसे अगर मान लो जैसे बैंक वगैरह खुले हैं तो व्यापारी जाएगा, चलो बैंक जाना है, ये करना है, चेक जमा करना है, वो करना है उसने, तो उससे कारोबार में फिर वही मतलब वो डिस्टर्ब होते रहेगा। तो संडे का दिन जो है तो ज़्यादा अच्छा है, तो सही है वैसे। रेडीमेड कपड़ा हैंडलूम रिटेल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि संगठन ने निर्णय लिया है कि मंगलवार को दुकानें बंद रखेंगे। रविवार को बाजार बंदी को लेकर उन्होंने कहा कि इस दिन बाजार बंद करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मजदूर वर्ग एवं अन्य खरीदारों के लिए रविवार का दिन ही उचित है। उन्होंने कहा कि युवा व्यापारियों के प्रयास सही हैं, लेकिन वे हमारी राय जानना चाहेंगे तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मंगलवार को ही कपड़ा व्यापार बंद रहेगा। हमारे समस्त कपड़ा व्यापारियों ने अभी तक बहुत ही सफलतापूर्वक सावधानी से व्यापार करने की कोशिश की, जिसमें हम सुरक्षात्मक तरीके से अपने कस्टमर को भी मास्क पहनने के लिए वो करते हैं। हम अपने दुकान को भी सैनिटाइज करते रहते हैं। हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखी है, जिसमें हमें अभी तक सफलता भी प्राप्त है। हमारे समस्त व्यापारी गणों ने कपड़ा रिटेल एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि मंगलवार को समस्त दुकानें, प्रत्येक मंगलवार को समस्त दुकानें बंद रहेगी। आपके इस आह्वान पर और कौन से संगठन जुटे हैं? हमारे द्वारा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेंद्र सुराना जी से बात की गई थी, जिनने अपनी पूर्ण सहमति हमारे एसोसिएशन को प्रदान की। हमारे द्वारा मोबाइल एसोसिएशन के नितिन जैन जी से बात की गई थी, जिनने अपनी पूर्ण सहमति हमें प्रदान की गई। इसमें हमारे द्वारा पानठेला एसोसिएशन से निर्मल सोनी जी से बात की गई, उन्होंने भी हमें पूर्ण सहमति प्राप्त की। ये व्यापारिक दृष्टि से जो रिटेल व्यापारी है उसको संडे जो बंद है वो कतई नहीं जम रहा है। इस कारण से हम सर्वसम्मति से जो हमारा डिसीजन है वो मंगलवार पर ही है। संडे पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र सुराना ने कहा कि वर्तमान में सराफा एसोसिएशन सक्रिय नहीं है, संगठन अधूरा है, इसलिए एक राय नहीं बन पाती है। प्रशासन नहीं चाह रहा है, लेकिन सभी व्यापारियों को एक दिन का बंद सामूहिक निर्णय लेना है। चैम्बर भी निर्णय नहीं ले पा रहा है और व्यापारी दुविधा में फंसा हुआ है कि अब क्या करें। कपड़ा व्यापारियों के बंद को लेकर उनकी भावनाओं का समर्थन है, लेकिन सराफा व्यापारियों से चर्चा कर ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए, बालाघाट में सराफा एसोसिएशन पहले काम कर रहा था, मगर कुछ कारणों से भी सराफा एसोसिएशन इस समय सक्रिय नहीं है ना। और सराफा एसोसिएशन में अभी निर्वाचन की प्रक्रिया भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कोई संगठन एक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं। तो इसीलिए सराफा एसोसिएशन में किसी भी बात को लेके एक राय नहीं बन पाती और इसीलिए वो संगठन अभी अधूरा है। और जहाँ तक मेरा जो सभी व्यापारी बंधुओं से एक अपील थी, क्योंकि प्रशासन तो नहीं चाहता कोई किसी भी तरीके का लॉकडाउन हो, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को देख रही है, अपना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को देख रही है। मगर चूँकि हम व्यापारी वर्ग अपनी जान है तो जहान जो अभी कहा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक दिन का बंद, सप्ताह में एक दिन का बंद वो सबने सामूहिक मिलकर के तय करना चाहिए, चाहे मंगलवार हो चाहे रविवार हो। एक दिन बंद रख करके, क्योंकि उससे बंद रखने से हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा एक फिजिकल और मेंटली जो रिलैक्स मिलता है, उसमें अगले 6 दिन के लिए हमको एनर्जी मिल जाती है। तो एक दिन का रेस्ट होना चाहिए। उसमें क्या है, हमारे कर्मचारियों को भी रेस्ट आराम करने को मिलता है और उपभोक्ता भी शहर में आता नहीं तो उसको भी एक प्रकार से आराम करने मिलता है। तो एक दिन का बंद बिल्कुल अनिवार्य है, उस पर सभी व्यापारी बंधुओं ने उस पर चिंता करनी चाहिए। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस विषय को लेकर के पहल ठीक से नहीं कर पा रहा है। 1-2 चैम्बर होने से व्यापारी बड़ी दुविधा में है और व्यापारी का विषय में बहुत दुविधा में फंसा हुआ है कि हम क्या करें। उनकी इच्छा है कि एक दिन हम बंद रखें, अपने परिवार को दें, अपने स्वास्थ्य को दें, मगर अब ये कपड़ा एसोसिएशन ने आह्वान किया है मंगलवार बंद का। मेरे से भी उन्होंने फ़ोन करके पूछा था, भाई कैसा मंगलवार का बंद मैंने रखना चाहिए। आपकी भावनाओं का मैं समर्थन करता हूँ और हम भी सराफा के व्यापारियों से बात करेंगे बंद रखने के लिए, बंद रखना चाहिए।
रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी प्रकाश वैश्य ने कहा कि कपड़ा व्यापारी मंगलवार को बाजार बंद रखेंगे। रविवार को बाजार बंदी उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व से ही मंगलवार को बाजार बंद रहा करता था और खरीदार भी इससे अवगत हैं। सभी संगठन सहमति बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा व्यापारियों के लिए किसी अन्य दिन व्यापार बंद रखना मुमकिन नहीं है। वो जो हमको तो बड़ी प्रसन्नता है कि अन्य व्यापारी संगठन भी चाहते हैं कि एक दिन बालाघाट बंद हो, है कि नहीं। लेकिन इतवार का जो दिन होता है वो व्यापार का दिन होता है। इतवार का दिन मतलब व्यापार का दिन, सारा सर्विस क्लास की छुट्टी रहती है, तो वो कितना परेशान होंगे। यदि हम इतवार को बंद रखेंगे तो दोनों का कितना नुकसान है, कि उनका भी बहुत बड़ा नुकसान है कि वो उनको एक ही दिन मिलता है, जितना भी नौकरी पेशा के लोग हैं उनको एक दिन मिलता है कुछ भी खरीदने के लिए, मार्केट जाने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, मंगलवार जो लगभग हम अपने 50 सालों से मंगलवार हमारा मार्केट बालाघाट का बंद होता आया है, इसलिए हम उसी दिन को बंद रखेंगे। इतवार के दिन बढ़िया चालू रहेगा, व्यापार भी करो, सावधानी रखो। युवा व्यापारियों ने कल जो बैठक रखी है, हाँ, उसमें आपके संगठन की भी राय जानी चाहिए, तो आपका उसमें क्या मत रहेगा? हमारा मत स्पष्ट है कि बंद रहेगा मंगलवार के दिन। इतवार के दिन इसलिए बंद नहीं रखा जा सकता कि जनता को भी तकलीफ ना हो। जो एक दिन बाजार का दिन होता है, हमारे यहाँ इतवार का दिन बाजार का दिन होता है, सारे जो लोग हैं खरीदी करने इतवार के दिन निकलते हैं, तो उसमें व्यापारियों का भी हित है। इतवार को यदि हम अपनी दुकानें खुली रखेंगे तो हमारा व्यापार भी होगा। वैसे भी हमारे इस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ में व्यापारी है। सर्विस क्लास वालों को तो सैलरी मिल रही है, व्यापारी के साथ तो तकलीफ ये है कि उसको सारे टैक्स भी देना है, सैलरी भी अपने दुकान की स्टाफ की देना है और अपना परिवार भी चलाना है। तो इतवार को तो बंद असंभव है, हो ही नहीं सकता बंद। हम उनके विचार का स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे निवेदन भी करते हैं, जो भी संगठन हैं आगे आए हैं, कि वो मंगलवार के दिन बंद के लिए आगे आए और इतवार के दिन बाजार खुला रखें, जिससे व्यापारियों के हितों की भी रक्षा हो सके। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए प्रति मंगलवार को शहर में रिटेल, रेडीमेड कपड़ा, हैंडलूम, सराफा एवं मोबाइल मार्केट को सर्वसम्मति से बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को कपड़ा व्यापारियों के बंद का असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर शहर के युवा व्यापारियों द्वारा 29 सितंबर मंगलवार शाम 4 बजे बैठक ली जा रही है, जिसमें शहर के व्यापारियों से एक मत एवं एक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई गई है। युवा व्यापारियों का मानना है कि सभी व्यापारी संगठन सप्ताह में अलग अलग दिन निर्धारित न कर एक दिन संपूर्ण बाजार बंदी पर एक मत होकर राय बना सकें। बैठक में सभी संगठनों के व्यापारियों के बीच होने वाले मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। कोतवाली थाना पुलिस ने एक हत्या के मामले का 12 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस कंट्रोल रूम से प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी क्षेत्र का है, जहां 27 सितंबर की रात्रि में 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि 28 सितंबर को शहर के ढीमरटोला ITI के पास निवासी प्रार्थिया प्रज्ञा वाहने ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब रात 12 बजे से 1 बजे के बीच मेरे पति आशीष वाहने रोड पर टहलने गए हुए थे। इस दौरान पड़ोस के ही कुछ युवकों ने उन्हें जानकारी दी कि उसके पति आशीष वाहने को गौरीशंकर नगर निवासी 2 युवकों, जिनमें राजा आदित्यदानी और बूढ़ी वार्ड नंबर 11 निवासी पवन ने मिलकर आशीष को पेट में चाकू से हमला कर हाथ घूंसों से मारपीट कर घायल कर दिया है। जिसके बाद आशीष को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद प्रार्थिया प्रज्ञा की शिकायत पर अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 अलग अलग टीमों का गठन कर शहर के आसपास जाने वाले मार्गों पर घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इसके बाद तीनों आरोपियों को सागौन वन के जंगल से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हत्या किया जाना कबूल किया गया। आरोपी राजा से घटना में प्रयुक्त चाकू और आरोपी पवन से बाइक जब्त कर प्रकरण का खुलासा किया गया। उस व्यक्ति को जो लेके आए थे तो आशिक मुसलमान और नरेश हैं, तो उसी के कॉलोनी में रहते हैं, वो उसको लेके आए थे। तो जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि
जब हम इसको अस्पताल से ला रहे थे तो रास्ते में इसने 3 नाम बताए, आशीष बहाने, सॉरी ये राजा पिता भवन, आदि पिता राजू, पवन, ये 3। तो उसके बाद पूरे रात प्रयास किया और पूरी टीम हमारी लगी रही। तो हमने सुबह तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। पूछिए हत्या का कारण तो ये है कि इन लोगों की पुरानी रंजिश थी, जो आशीष बहाने हैं, और इन 3 का जो मेन व्यक्ति है राजा ने ही चाकू उसको मारा था। इसमें पुराना इनका 2 साल पहले इनका विवाद था, तभी से इनका विवाद चला था। लेकिन कल रात्रि में ये लोग शराब पीने के लिए भीमा टोला की तरफ इकट्ठा हुए थे। तो इसमें आशीष वहाँ पर कॉलोनी में पहले से था, तो इन्होंने इसको देखा और इससे कुछ बहस हो गई। वही बहस बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और इन्होंने गुस्से में आके चाकू। हाँ, दरअसल हुआ ये था कि लगभग 2 साल पहले जो मृतक है आशीष और जो इसकी पत्नी है प्रार्थी जो है प्रज्ञा, तो उस समय इसने आशीष ने प्रज्ञा का रेप किया। उसके बाद जब केस कोर्ट में चला था तो फिर समझौता हो गया, तो उन्होंने शादी कर ली। तो उस समय जब ये मामला हुआ था रेप वाला, तो ये अभी के जो आरोपी हैं ये उन्हीं के क्षेत्र की रहने वाली है। तो उसमें उस समय जो उनका मोहल्ला है उसमें काफ़ी आक्रोश था। तो उस बात को लेके उस समय मतलब करीब 1.5-2 साल पहले मारपीट भी हुई। तो उस बात को लेके इनमें रंजिश बनी हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने शादी कर ली थी, वो मामला ख़त्म भी हो गया था, लेकिन दिमाग में उनके रहा होगा, उसी बात को लेकर इनका विवाद बीच बीच में होता है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में सीएसपी के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी एमआर रोमड़े, उप निरीक्षक संदीप चौरसिया, उप निरीक्षक राजकुमार खटिक, दीपक चौहान, प्रधान आरक्षक रामकिशोर राहंगडाले, आरक्षक शैलेश गौतम, गजेंद्र माटे, यशवंत अगासे, दिनेश कुमरे, दारस सिंह बघेल, रामकुमार रावेट, ईश्वर मरावी का विशेष योगदान रहा। जातिगत आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ ने अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व में भी संघ के द्वारा मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया गया। इस दौरान मूल निवासी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मूल निवासी बहुजन समाज के सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) के अनुसार पिछड़े वर्ग के नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है, उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर जनगणना कराई जानी चाहिए। भारत में आज़ादी से पहले तक जाति भी जनगणना में शामिल थी। 1941 के पहले तक हर जनगणना में जातिवार जनगणना हुई, लेकिन 1951 की जनगणना के बाद से जातिगत जनगणना बंद कर दी गई है। मूल निवासी संघ ने मांग की है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित कराने के लिए वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना जातिगत आधार पर कराई जाए। जातिगत जनगणना कराने के बाद भारतीय संविधान की अनुच्छेद 16(4) के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, जिससे बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। मूल निवासी संघ के जिलाध्यक्ष रमेश पंचे ने कहा कि मूल निवासी केंद्रीय इकाई के आह्वान पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि हर 10 साल में इस देश की जनगणना होती है, लेकिन 1931 के बाद से आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1981 से 2011 तक जातिगत जनगणना का ढिंडोरा पीटा गया, वास्तविक रूप से जनगणना नहीं हुई है। मूल निवासी बहुजन समाज को आज तक अपने अनेक संवैधानिक हक अधिकार नहीं मिले। जनगणना करवाने के लिए ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जनगणना एक संवैधानिक शब्द है और संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके तहत हर 10 साल में इस देश की जनगणना होती है और इसी के तहत इस देश के
समस्त मानवीय मूल्यों के विकास हेतु व्यवस्थाएं बनाई जाती है, परंतु इस देश में 1931 के बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1981 से लेके 1991 और 2011 तक जातिगत जनगणना का मात्र ढिंढोरा पीटा गया, वास्तविक रूप से जनगणना नहीं हुई। चूँकि इस देश में जो मूल निवासी बहुजन समाज हैं, जिसको संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इस पिछड़ा वर्ग में ST, SC और OBC मिलाकर लगभग 85% से ऊपर हैं, परंतु आज तक इस मूल निवासी बहुजन समाज अपने अनेक संवैधानिक हक अधिकारों से वंचित है और पीड़ित है, परंतु आज तक उन्हें अपने संवैधानिक हक अधिकार नहीं मिल रहा है। क्योंकि ज्ञापन सौंपने पहुंचे नरेंद्र जामरे ने कहा कि देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी जो पिछड़े वर्ग की जनगणना आज तक नहीं की गई, जिसके खिलाफ आज ज्ञापन व धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि उसके पूर्व भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो देश भर में मूल निवासी संघ के माध्यम से उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना दे रहे हैं किस मुद्दे को लेके? ज्ञापन और धरना हम लोग जो हैं इस देश के अंदर में जो बेरोजगारी की समस्याएं जो बढ़ती जा रही है, जो निजीकरण की प्रॉब्लम से जो आ रही है, और आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी जो पिछड़े वर्ग की जनगणना जो है, OBC की जनगणना आज तक नहीं की गई, उसके खिलाफ जो हम लोग ये आज धरना प्रदर्शन कर। ज्ञापन सौंपने के दौरान नरेंद्र जामरे, RB ढोके, DL मानेश्वर, सरस्वती पंचेश्वर, OP ग्वालवंशी, देवनाथ पंचेश्वर सहित अन्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि हितग्राहियों के खाते में शीघ्र पहुंचेगी। सरकार द्वारा आवास योजना की किश्त की राशि 5 करोड़ 64 लाख रुपये डाल दी गई है। नगर पालिका द्वारा हितग्राहियों के खाते में राशि डालने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। गौरतलब है कि PM आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि करीब 1.5 वर्ष से नहीं मिलने से हितग्राही काफी परेशान थे। हितग्राहियों के द्वारा कई बार खाते में राशि डाले जाने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। खाते में राशि नहीं आने से गरीब मजदूर हितग्राही अधूरा मकान में तिरपाल डालकर और झोपड़ी बनाकर या किराए के मकान में रहकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन शासन द्वारा तीसरी किश्त के रूप में हितग्राहियों के खाते में 50,000 रुपये ही डाले जा रहे हैं, जिससे अभी हितग्राहियों का पक्का मकान का सपना अधूरा ही रहेगा। नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि आवास योजना की किश्त की राशि 5 करोड़ 64 लाख रुपये आ गई है। प्रति हितग्राही के खाते में 50,000 रुपये की तीसरी किश्त की राशि डाली जाएगी। राशि डालने में 3-4 दिन का समय लगेगा। PSMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से राशि डालनी पड़ती है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके बाद 50,000 की राशि मिलेगी, जिसमें छत पूर्ण होगी और अंतिम किश्त 50,000 रुपये मकान तैयार करने मिलेगी। हाँ, तीसरी किस्त की राशि आई है 5 करोड़ 64 लाख और जो 50,000 रुपये की रहेगी प्रति हितग्राही के हिसाब से मिलने वाली है, उसकी प्रक्रिया चालू कर दी गई। सर, आगे और कितने चरणों में ये किस्त को देके पूरा कंप्लीट किया जाएगा? इसके बाद 50,000 की राशि और मिलेगी, जिससे छत कंप्लीट होगी और फिर फिनिशिंग पे 50,000। कितने हितग्राहियों के खाते में सर अभी कितने दिन के अंदर पैसा डल जाएगा? जिन हितग्राहियों के लिंटल तक काम हो गए हैं उनकी तीसरी किस्त है। कब तक सर मतलब हितग्राहियों के खाते में किस्त पहुँचेगी? 3-4 दिन लगेंगे। वो PFMS सॉफ्टवेयर उसके माध्यम से डालना पड़ता है, तो उसकी प्रक्रिया चालू कर दी गई। मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति एवं पर्यटन विभाग मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने व रीवा जिला के ग्राम देवरा में प्रशासन द्वारा तोड़ी गई बिरसा मुंडा की प्रतिमा को यथावत लगाकर आदिवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की मांग को लेकर बिरसा ब्रिगेड के द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बताया गया कि मंत्री उषा ठाकुर ने 19 सितंबर को आमजन के सामने अपने अभिभाषण में जय आदिवासी युवा शक्ति आदिवासी सामाजिक संगठन को देशद्रोही और आतंकवादी संगठन कहा, जो पूरी तरह गलत है। ये संगठन संविधान में वर्णित आदिवासियों के लिए संवैधानिक अधिकार पाने के लिए गांव-गांव जाकर आदिवासियों को जागृत करता है। मंत्री ठाकुर के द्वारा षड्यंत्र के तहत आरोप लगाया गया है, जिससे भारत के आदिवासियों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है।
उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि मंत्री उषा ठाकुर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को मऊगंज तहसील रीवा जिले के देवरा गांव में स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा तोड़ा गया और प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। प्रतिमा हटाने का कारण गौशाला बनाना बताया गया। उन्होंने बताया कि ये प्रतिमा देवरा के आदिवासियों द्वारा कई वर्षों से स्थापित कर उसका संरक्षण करते आ रहे हैं। इस स्थल के बाद करीब 20 एकड़ से अधिक भूमि अतिरिक्त पड़ी है, वहां गौशाला बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आजादी के 73 साल पूरे होने के बाद भी आदिवासियों को उनका मालिकाना हक प्रदान नहीं किया गया है और प्रशासन के द्वारा उन्हें उनकी जमीन से जबरन बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि 15 दिन के अंदर देवरा के उसी स्थान पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई और आदिवासियों को उनका मालिकाना हक नहीं दिया गया तो आने वाले समय में मध्य भारत के आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बिरसा ब्रिगेड के पदाधिकारी सत्येंद्र एनवाती ने कहा कि मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा अपने अभिभाषण में जयस आदिवासी युवा शक्ति आदिवासी संगठन को देशद्रोही और आतंकवादी संगठन कहा गया, जबकि जयस आदिवासी के हित में कार्य कर रहा है। मंत्री ठाकुर के द्वारा दिया गया बयान गलत है, जिससे आदिवासियों की भावना को ठेस पहुंची है। ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्री पद से हटाकर उनके खिलाफ मामला कायम किया जाए। सत्येंद्र एनवाती और मैं बिरसा ब्रिगेड जिला युवा कार्यकर्ता। अच्छा, ज्ञापन सौंपे, क्या विषय पर? ज्ञापन हम लोग 2 विषयों को लेकर के आज हमने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा पहला ज्ञापन है जो विगत 19 सितंबर को मध्य प्रदेश जो रहा अपने उषा मंत्री जो है उषा ठाकुर जी, जो कि संस्कृति एवं पर्यटन जो मंत्री है, उनके द्वारा 19 सितंबर को उनके अभिभाषण में दिया गया था कि जो जय आदिवासी युवा शक्ति जो कि एक देशद्रोही संगठन है तथा यह आतंकवादी संगठन है, जबकि जयस जो है ये एक आदिवासी संगठन है जो आदिवासियों के हित पर काम कर रहा है। 5वीं 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, जल जंगल जमीन वन अधिकार जैसे जो संवैधानिक जो नियम है जो संविधान में वर्णित है, उन अधिकारों को आदिवासियों को दिलाने के लिए उन्हें जागरूक करने का एक आदिवासी मिशन है, जो कि उषा ठाकुर जी के द्वारा जो बयान जो दिया गया है ये पूर्णतः गलत बयान किया जाए, क्योंकि ऐसी महिला जो कि सामाजिक नहीं है, इनको मंत्री पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। दूसरा मामला 24 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा देवरा जिला रीवा में आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को गौशाला बनाने के लिए तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर यथावत प्रतिमा स्थापित की जाए और आदिवासियों को उनका मालिकाना हक प्रदान किया जाए। मांग पूरी नहीं होती है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने बाध्य होगा। हमारा जो द्वितीय विषय ये है कि अभी 24 सितंबर को मध्य प्रदेश जो शासन है उनके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो मऊगंज रीवा के हैं, उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को तोड़ करके वहां से उस मूर्ति को कब्जे में किया है, जो कि ग्राम देवरा का मामला है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। ये तीसरी घटना मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ में हुई है। पहली घटना गढ़ी में आदिवासी को नक्सली बोल के मारा गया, दूसरी घटना उषा ठाकुर जी के द्वारा आदिवासियों के खिलाफ की गई और ये तीसरी घटना जो 24 सितंबर को आदिवासियों के साथ में बिरसा मुंडा जी को प्रतिमा को प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। मेरे जानने में ऐसा आया कि वहाँ पे गौशाला बनाने के लिए शासन ने उस मूर्ति को वहाँ से हटाया है, जबकि उस भूमि के अतिरिक्त वहाँ पे 30 से 40 एकड़ की वहाँ पे अतिरिक्त भूमि है। शासन उस भूमि पर गौशाला बना सकती है, किंतु उनका टारगेट है आदिवासियों को खत्म करना। वहाँ पे 27 सितंबर को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 30 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 32 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 27 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में अब तक कुल 995 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 321 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 657 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 5 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 30 मरीजों में लांजी का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम डोंगर गांव का 1 मरीज, वारासिवनी के वार्ड नंबर 15 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 का 1 मरीज, ग्राम चिच गांव बेनी का 1 मरीज, बिरसा तहसील में बंजारी टोला मलाजखंड का 1 मरीज, दमोह का 1 मरीज, रेलवाही का 1 मरीज और मलाजखंड के 3 मरीज।
खैरलांजी तहसील के ग्राम मानेगांव कटोरी का एक मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम सुरजा टोला का एक मरीज, खाम घाट का एक मरीज, बमनी का एक मरीज, बहिया टिकुर का एक मरीज और ग्राम मानपुर का एक मरीज। कटंगी तहसील के अंतर्गत कटंगी नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 सिनेमा चौक का एक मरीज, ग्राम साउंगी के 2 मरीज, ग्राम उमरी के 2 मरीज, बालाघाट तहसील के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 13 पुलिस लाइन के पीछे का एक मरीज, वार्ड नंबर 6 का एक मरीज, ग्राम आंवलाझरी का एक मरीज, ग्राम लिंगा का एक मरीज, ग्राम चांगोटोला के 3 मरीज और हट्टा के वार्ड नंबर 12 का एक मरीज शामिल है। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की गति को बढ़ाने और टारगेट पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार फीवर क्लिनिकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। सभी फीवर क्लिनिक सप्ताह में 7 दिन चलेंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवा ने समस्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को उक्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक फीवर क्लिनिक की जानकारी सार्थक पोर्टल पर अपग्रेड की जाए। साथ ही जिले में स्थित डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर पर भी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। सैंपलिंग के टारगेट को पूरा करने और स्थानीय आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग की जरूरत पड़ने पर जिले में मोबाइल सैंपल कनेक्शन टेस्टिंग यूनिट भी स्थापित करें। प्रत्येक मोबाइल यूनिट किसी एक फीवर क्लिनिक से संबद्ध हो। ऐसे मोबाइल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में और शहरी क्षेत्रों की जिन कॉलोनी में कोविड का प्रभाव ज्यादा हो वहां कैंप लगाकर सैंपलिंग का कार्य किया जाए। मोबाइल यूनिट्स में यथासंभव रेट को प्राथमिकता दिए जाने और आवश्यकता होने पर RT-PCR के सैंपल लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले रेट टेस्ट की संख्या और पॉजिटिव प्रकरणों की जानकारी एकत्रित कर जिला मुख्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष को दिए जाने के निर्देश दिए गए। फीवर क्लिनिक पर सैंपलिंग की व्यवस्था डिमांड ड्राइव इन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें इच्छुक व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर उसको टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। फीवर क्लिनिक पर मलेरिया, डेंगू की जांच किट भी रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सके। गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम पौंडी निवासी एक 32 वर्षीय महिला के उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर कायम किया है। बताया जाता है कि महिला 26 सितंबर को सर्पदंश का शिकार हुई थी। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका नैनवती मरावी 26 सितंबर की दोपहर करीब 1 बजे खेत में घास काटने गई थी। इस दौरान खेत की मेड़ से आते वक्त एक सांप ने उसके पैर की अंगुली में काट दिया। महिला ने घर आकर परिजनों को जानकारी दी, जिससे गांव में झाड़ फूंक का उपचार कराया गया और हालत बिगड़ने पर बैहर अस्पताल लाया गया। लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर 27 सितंबर की सुबह जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान देर शाम महिला की मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने 28 सितंबर की प्रातः महिला के शव का पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया। मुख्यालय परसवाड़ा के हृदय स्थल राम मंदिर के सम्मुख हो रहे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा के भवन निर्माण पर तत्काल रोक लगाने हेतु आज ग्रामीणों ने राम मंदिर में बैठक कर आयुष मंत्री व क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे के नाम तहसीलदार कार्यालय परसवाड़ा को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि परसवाड़ा में स्थित राम मंदिर के सामने खाली जमीन होने पर यहां ग्राम और क्षेत्र के समस्त सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसका एक कारण परसवाड़ा मुख्यालय में कहीं और जगह का खाली न होना है। इसी जगह पर स्कूल और समस्त शासकीय कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। यदि इस जगह पर बैंक भवन का निर्माण किया जाता है तो परसवाड़ा मुख्यालय में कोई भी शासकीय व सार्वजनिक स्थल नहीं बचेगा। अतः ग्रामीणों ने मांग की है कि परसवाड़ा मुख्यालय में राम मंदिर के सम्मुख हो रहे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बैंक भवन का निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाते हुए उसे प्रस्तावित अन्य स्थलों पर स्थानांतरित किया जाए। मेरे साथ में गए थे, हम साथ में जाके मिले तो वहाँ पे भी हमको आश्वासन दिया गया कि भाई हम दूसरी जमीन दिलवाएंगे। एक साल तक यह कार्यक्रम रुका भी रहा, वापस फिर से बनना शुरू हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि भाई सरकार
ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जैसे हमारे मैं उम्मीद करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ राज्य मंत्री जी जो विधानसभा परसवाड़ा के हैं, पहले भी यहाँ का काम रुका हुआ था, आज भी उनसे मैं आवेदन करती हूँ कि वैसे ही हमारा ग्राउंड जैसा है वैसे ही रहे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ मंत्री जी से। और अभी मिलने भी सारे लोग जाएंगे और उनके माध्यम से कहीं दूसरी जगह अगर बैंक को, शासकीय बैंक जो सहकारी बैंक है, उनको दिलवा दें कलेक्टर के माध्यम से, प्रबंधक के माध्यम से, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इस दौरान उपस्थित ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए सावधान किया है कि उक्त निर्माण कार्य शीघ्र नहीं रोका गया तो सभी ग्रामीणों को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। जो बैंक द्वारा बताया गया है कि हमारी भूमि है और उसमें निर्माण किया जा रहा है, पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा है। ग्राम पंचायत का कहना है कि हम अन्य जगह भूमि दे रहे हैं आपको और बैंक जो है वहाँ बना ली जाए, लेकिन बैंक वाले अपने अड़ी पे हैं और यहाँ बैंक निर्माण कर रहे हैं। राम मंदिर परिसर वर्षों से, पुरातन से ये परिसर हमारा रहा है और पूरे गांव के लोग, पूरे धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं, खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं, गांव के सभी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। इस भूमि को बचाने के लिए सब गांव जोड़ने वाले एकजुट हैं और कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करते हैं कि हमने जो भूमि प्रस्तावित की है ग्राम पंचायत प्रभाग की है, उसमें बैंक का निर्माण किया जाए और बैंक जो अभी निर्माण है उसको काम को तत्काल रोककर नई भूमि में काम प्रारंभ किया जाए। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मंडलेकर, सरपंच ग्राम पंचायत परसवाड़ा रमेश धुर्वे, जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते, जनपद सदस्य शिवानी तिल्लासी, अशोक अवधिया, रम्मू धानेश्वर, संतोष डहरवाल, पंकज जैन, पूरनलाल चावले, राम कुमार गुप्ता, योगेश हिरवाने सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, आम्बेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। एक दिन लॉकडाउन पर संगठनों में असहमति, हर एक संगठन का घोषित है अपना अलग दिन। मंगलवार को बंद रहेगा रिटेल, रेडीमेड कपड़ा व्यापार, मोबाइल एवं सराफा व्यापारियों ने भी दी है सहमति। युवा व्यापारिक संगठन करेगा एक राय बनाने का प्रयास। 27 सितंबर की रात्रि में हुए हत्याकांड का हुआ खुलासा, कोतवाली पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही हत्या के मामले का किया पर्दाफाश। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते 3 युवाओं ने की थी हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी क्षेत्र का है मामला। मूल निवासी संघ ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन, जातिगत आधारित जनगणना कराने लगाई गुहार। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।